नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन कुमार। आज के वीडियो में हमेशा की तरह दो कहानियां हैं, दोनों ही सच्ची और दिल दहला देने वाली हैं। इसलिए आप आखिर तक जरूर देखना। और हाँ, वीडियो देखने के बाद कमेंट करके जरूर बताइए कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। और आज की पहली कहानी मुंबई की है। अहिल्या नगर जिले का रहने वाला अनंत गर्जे राजनीति से जुड़ा हुआ था। साल 2023 में उसकी नौकरी एमएचडीए में इंजीनियर के तौर पर लगी थी। इसके बाद वह अलग अलग राजनीतिक नेताओं के पीए के रूप में भी काम करता था। अनंत पढ़ा लिखा था, सरकारी नौकरी में था और समाज सेवा और राजनीति से भी जुड़ा था। इसलिए समाज में उसकी अच्छी पहचान बन गई थी। अनंत का रिश्ता ठीक ठाक माना जाता था। लड़कियों और उनके परिवारों को भी उसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती थी। उधर बीड़ के कालिका नगर शिव शक्ति अपार्टमेंट में अशोक मारुति पालवे अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनकी पत्नी अलकनंदा नर्स है। उनकी बेटी गौरी ने बीड़ के आदित्य डेंटल कॉलेज से बीडीएस किया था। पहले वह सेंट जॉर्ज अस्पताल में डेंटल असिस्टेंट के तौर पर काम करती थी। बाद में उसकी पोस्टिंग सायन अस्पताल में हो गई। जब अनंत गर्जे का रिश्ता गौरी के लिए आया तो पालवे परिवार ने अनंत को दामाद बनाने के लिए हाँ कर दी। उन्हें अनंत का स्वभाव, नौकरी और उसका बैकग्राउंड सब पसंद आया। 7 फरवरी 2025 को गौरी और अनंत गर्जे की शादी दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई। अशोक पालवे ने अपनी बेटी की शादी बड़े धूमधाम से की। गौरी के मामा ने मीडिया को बताया था कि इस शादी पर पालवे परिवार ने लगभग 60 लाख रुपए खर्च किए थे। गौरी और अनंत दोनों मुंबई में नौकरी करते थे, इसलिए शादी के बाद गौरी भी अनंत के साथ वर्ली में जीएम भोसले रोड पर बनी नई बीडीडी कॉलोनी के डी विंग तीसरी मंजिल के फ्लैट में रहने चली गई। उनके साथ अनंत का भाई अजय भी वहीं रहता था। शादी के कुछ ही दिनों बाद गौरी और अनंत के बीच घरेलू बातों को लेकर झगड़े शुरू हो गए। गौरी ने यह बात अपनी मां को भी बताई थी, लेकिन मां ने उसे समझाया और कहा कि ज्यादा झगड़ा मत किया करो। 30 सितंबर 2025 को गौरी ने अपनी मां को व्हाट्सएप पर कुछ फोटो भेजे थे। उसने बताया था कि घर शिफ्ट करते समय उसे एक ऐसा कागज मिला जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कागज 2021 का था। लातूर की एक प्रेग्नेंट महिला का कागज मिला था। उसमें उस महिला के पति के नाम पर अनंत गर्जे लिखा हुआ था। यह देखकर गौरी बहुत परेशान हो गई। जब उसने अनंत से पूछा तो अनंत ने उल्टा उसे डराने की कोशिश की, खुद को नुकसान पहुंचाने की बात कही। इतना ही नहीं, उसने यह भी कहा कि अगर कुछ हुआ तो वह चिट्ठी में गौरी का नाम लिख देगा। यह बात सुनकर गौरी और ज्यादा घबरा गई। ऐसा गौरी के पिता अशोक पालवे ने पुलिस को बताया। अशोक के अनुसार घर शिफ्ट करते समय जो कागज गौरी के हाथ लगा था वही कागज उसने अपनी मां को व्हाट्सएप पर भेजा था। उस कागज में प्रेग्नेंट महिला के पति के रूप में अनंत गर्जे का नाम लिखा था। यह देखकर गौरी को लगा कि अनंत का उस महिला से अवैध संबंध था। यह बात मां को बताते हुए वह रोने लगी। उसके पापा ने कहा कि वे अब भी उसके पास आते हैं, तो गौरी ने मना कर दिया। उसने कहा कि अनंत को यह पसंद नहीं आएगा, इसलिए वे ना आए। लेकिन 3 अक्टूबर 2025 को अनंत के जन्मदिन के दिन गौरी के माँ बाप बिना बताए ही उसके घर पहुंच गए। तब उन्होंने देखा कि गौरी के चेहरे और गले पर मारपीट के निशान थे। माँ बाप को देखकर वह घबरा गई और बार बार जाने को कहने लगी। गौरी ने उन्हें बताया कि जब उसने उन कागजों के बारे में अनंत से पूछा था तो अनंत ने कहा, तुझे जो करना है कर, मैं किसी से नहीं डरता। अगर तूने यह बात किसी को बताई तो चिट्ठी में तेरा नाम लिखकर खुद को नुकसान पहुंचाएगा। उसने यह भी बताया कि अनंत ने उसके साथ मारपीट की थी। गौरी ने माँ बाप को यह भी बताया कि अनंत के भाई और बहन को भी इन अवैध रिश्तों के बारे में पता था। उसकी ननद शीतल आंधले उसे धमकी देती थी, अगर तेरा और अनंत का सही नहीं चला तो मैं अपने भाई की दूसरी शादी करवा दूंगी। इन सब परेशानियों की वजह से हालात और बिगड़ते जा रहे थे। इसी बीच शनिवार 22 नवंबर 2025 को दोपहर 1 बजे गौरी पालवे ड्यूटी से घर लौटी थी। उसके बाद घर में क्या क्या हुआ यह तो पुलिस की जांच में ही साफ होगा। लेकिन अनंत गर्जे ने पुलिस को जो बताया उसके अनुसार जब घटना हुई तब वह घर पर नहीं था। जब वह घर पहुंचा तो दरवाजा अंदर से बंद था। घबराकर वह 31वीं मंजिल पर गया और वहां से खिड़की के रास्ते 30वीं मंजिल वाले अपने फ्लैट में अंदर घुसा। अंदर जाते ही उसे कुछ ऐसा दिखा कि वो घबरा गया। पूरी हालत ही अजीब सी थी और उसे लगा कि मामला कुछ ठीक नहीं है। यह देखकर उसने गौरी के पिता अशोक पालवे को फोन किया और कहा,
आपकी बेटी अपने आप को नुकसान पहुंचाने की हालत में है। उसे प्यार से समझाइए। जब पिता ने गौरी से फोन पर बात करने के लिए कहा तो अनंत ने कहा, मैं उसे अस्पताल लेकर जा रहा हूं। थोड़ी देर बाद अनंत ने गौरी की मां को फोन करके बताया कि गौरी ने खुदकुशी कर ली है। यह सुनते ही पालवे परिवार तुरंत मुंबई के लिए निकल पड़ा। गौरी की मां ने अनंत को 50 से ज्यादा बार फोन किया, लेकिन कहा जा रहा है कि उसने एक भी कॉल रिसीव नहीं किया। केईएम अस्पताल प्रशासन के मुताबिक डॉक्टर गौरी गर्जे मुंबई के केईएम नगरपालिका अस्पताल में डेंटल डिपार्टमेंट में डॉक्टर थीं। वह सभी से अच्छे से मिलकर बोलकर रहती थीं और मरीजों को हमेशा अच्छी सेवा देती थीं। शनिवार को भी वह रोज की तरह ड्यूटी पर आई थीं। दोपहर में उन्होंने अपने किसी सहकर्मी की शादी के लिए होने वाले खास प्रोग्राम के लिए थोड़ा डांस प्रैक्टिस भी की थी। इसके बाद वह घर चली गईं। वर्ली पुलिस ने गौरी पालवे गर्जे के मामले में रविवार को भारतीय न्याय संहिता की धारा 108, 85, 352 और 351 दो के तहत केस दर्ज किया। यह केस अनंत गर्जे, उसकी बहन शीतल गर्जे आंधले और उसके भाई अजय गर्जे के खिलाफ दर्ज हुआ है। इन तीनों पर गौरी को मानसिक रूप से परेशान करने, उसका अपमान करने और उसे आत्महत्या की ओर धकेलने का आरोप लगाया गया है। घटना के बाद अनंत फरार हो गया था, लेकिन 24 नवंबर 2025 की आधी रात को वह वर्ली पुलिस स्टेशन में आकर खुद हाजिर हो गया। अनंत गर्जे को गिरफ्तार करने के बाद गौरी पालवे का शव अहिल्यानगर जिले के मोहोज देवढ़े गांव में लाया गया। यह अनंत का ही गांव है। गौरी का अंतिम संस्कार गर्जे के घर के ठीक सामने किया जाने वाला था। इसी वजह से दोनों तरफ के रिश्तेदारों में कहासुनी शुरू हो गई। गांव में भीड़ जमा हो गई और माहौल तनावपूर्ण बन गया। पुलिस को भी मौके पर पहुंचना पड़ा। गौरी के पिता अशोक पालवे पुलिस के सामने फूट फूट कर रो पड़े। अगर आपकी खुद की बेटी होती तो आप समझते, मुझे न्याय दिलाइए। अमीर लोगों को बेटी मत दीजिए, उनके चक्कर में मत पड़िए। उनकी यह दर्द भरी आवाज सुनकर वहां मौजूद हर किसी का दिल भर आया। पुलिस ने दोनों तरफ बात समझा बुझाकर माहौल शांत करने की कोशिश की। बात बनने के बाद यह तय हुआ कि घर के दरवाजे के बिल्कुल सामने अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। घर के बगल में चिता तैयार की गई और वहीं डॉक्टर गौरी पालवे का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस ने कोर्ट में जो जानकारी दी उसके मुताबिक एफआईआर में जिनका नाम है उनमें से अनंत गर्जे की पुरानी प्रेमिका का बयान भी वर्ली पुलिस ने दर्ज किया है। उस महिला ने कहा कि 2022 से उसका और अनंत का कोई रिश्ता नहीं है। साथ ही उसने यह भी बताया कि गौरी को घर में जो कागज मिला था उसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं है। इसके अलावा पुलिस ने बताया कि अनंत के शरीर पर 28 ताजी चोटों के निशान मिले हैं। पुलिस का कहना है कि यह चोटें उसकी और गौरी के बीच हुई झटापट के दौरान लगी होंगी। पुलिस ने कोर्ट में पूरी बात बताई। अनंत की पॉलीग्राफ टेस्ट की जाएगी और उसकी मानसिक स्थिति की जांच भी कराई जाएगी। विशेषज्ञों की मदद से इस पूरे केस की गहराई से जांच होने वाली है। गौरी पालवे के परिवार ने उसकी मौत को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि गौरी की मौत खुदकुशी नहीं थी, बल्कि उसे मार दिया गया। लेकिन अनंत गर्जे इससे अलग कह रहे हैं। अनंत गर्जे का कहना है कि खुद को नुकसान पहुंचाने से ठीक पहले गौरी ने उसे मोबाइल पर फोन किया था। अनंत के मुताबिक गौरी ने फोन पर कहा कि वह खुद को नुकसान पहुंचा रही है। उस समय अनंत पंकजा मुंडे के साथ टूर पर था। यह सुनते ही उसने टूर कैंसिल किया और जल्दी जल्दी घर वापस आया। लेकिन जब तक वह पहुंचा तब तक गौरी की जान जा चुकी थी, ऐसा उसका दावा है। अनंत गर्जे महाराष्ट्र की पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे के पर्सनल असिस्टेंट है। अब जांच एजेंसियां अनंत का पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को एनालिसिस टेस्ट कराना चाहती हैं ताकि सच्चाई साफ हो सके। महाराष्ट्र सरकार ने गौरी की कथित आत्महत्या की जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। यह फैसला उस मीटिंग के बाद लिया गया जिसमें मृतक गौरी के परिवार की मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात हुई थी। परिवार चाहता था कि जांच साफ सुथरी और सही तरीके से हो, बिना किसी दबाव के। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिया कि जांच निष्पक्ष होगी। यह मामला वर्ली पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था। इसके बाद पुलिस ने अनंत गर्जे को गिरफ्तार किया। आज उसकी पुलिस कस्टडी खत्म हो रही थी, इसलिए उसे कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 2 दिसंबर तक मुंबई पुलिस की कस्टडी में भेजने का आदेश दिया। पुलिस ने अनंत के खिलाफ बीएनएस की अलग अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया। पहले उसे 27 नवंबर तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया था। 27 नवंबर को फिर से कोर्ट में पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान पुलिस ने बताया कि अनंत और उसकी पत्नी के बीच हुई बातचीत और कुछ मोबाइल रिकॉर्डिंग है, जिन्हें जांचना जरूरी है। इसके अलावा अनंत के शरीर पर कई चोटों के निशान हैं, उन्हें भी जांचा जाएगा। राजनीतिक वजह से भी यह मामला लोगों का ध्यान खींच रहा है, इसलिए पुलिस पूरी मेहनत से हर तरफ से इसकी जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद जो भी जानकारी मिलेगी, उससे इस मामले का सच सामने आएगा। लोगों की नजरें अब इस पर टिकी हैं। और आज की दूसरी कहानी हरियाणा की है। हरियाणा के करनाल में सेक्टर 4 के पास डिवाइडर रोड पर रोज की तरह 11 जून 2016 की सुबह भी लोग आ जा रहे थे। उस दिन लोगों ने सड़क पर खून से लथपथ एक युवक का शव पड़ा देखा। उस पर एक मोटरसाइकिल भी गिरी हुई थी। देखने में यह एक सड़क दुर्घटना जैसा लग रहा था, लेकिन लोग समझ गए थे कि युवक की मौत हो चुकी है। किसी ने इसकी सूचना पुलिस कंट्रोल रूम को दी। इसके बाद थाना सिटी के प्रभारी मोहनलाल और चौकी इंचार्ज सत्यप्रकाश मौके पर पहुंचे। पुलिस ने जब शव को करीब से देखा तो वे हैरान रह गए, क्योंकि युवक की गर्दन, चेहरे और हाथ पर किसी तेज धार वाले हथियार के कट के निशान थे। उसके सिर और चेहरे पर भी किसी भारी चीज से मारने के निशान मिले। इससे साफ लग रहा था कि हत्या को सड़क दुर्घटना जैसा दिखाने की कोशिश की गई है। किसी भी तरह यह मामला एक्सीडेंट नहीं लग रहा था। जानकारी मिलने पर डीएसपी विवेक चौधरी भी मौके पर पहुंच गए। घटनास्थल पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी। वहीं मौजूद एक व्यक्ति ने मृत युवक की पहचान पम्मी के रूप में कर दी। पम्मी कटाबाग कॉलोनी में रहने वाले सुमेर सिंह का इकलौता बेटा था। पुलिस ने जब यह खबर उसके घर पहुंचाई तो घर में हंगामा मच गया। परिवार वाले रोते बिलखते तुरंत मौके की ओर चले गए। धीरे धीरे कॉलोनी के और लोग भी वहां पहुंचने लगे। पम्मी की पत्नी रजनी पर तो यह खबर जैसे बिजली बनकर गिरी। वह जोर जोर से रो रही थी और बीच बीच में बेहोश हो जा रही थी। आस पड़ोस की महिलाएं उसे संभालने की कोशिश कर रही थीं। पुलिस ने मौके की जांच पूरी की और वहां पड़ी मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर चौकी भेज दिया। इसके बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए कल्पना चावला सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल भेज दिया गया। जब पुलिस ने पम्मी के परिवार से बात की तो उन्होंने किसी पर भी शक नहीं जताया। इसलिए पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया। मामला हत्या का था, इसलिए एसपी पंकज नैन ने थाना प्रभारी मोहनलाल को हत्या का जल्दी खुलासा करने के निर्देश दिए। जांच में सीआईए फर्स्ट के तेज तर्रार इंस्पेक्टर दीपक कुमार को भी लगाया गया। दीपक ने पम्मी के परिवार से पूछताछ की। परिवार वालों ने बताया कि पम्मी बहुत सीधा साधा था और उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं रहता था, लेकिन पुलिस इसे सच मानने के लिए तैयार नहीं थी। पुलिस के लिए सबसे बड़ा सवाल था कि पम्मी की हत्या क्यों हुई और किसने की। क्या किसी से उसका झगड़ा था? मामला लूट का भी नहीं लग रहा था। पुलिस ने इलाके के कुछ बदमाश और शराब पीने वाले लोगों से पूछताछ की, लेकिन उनसे भी कोई सुराग नहीं मिला। 3 दिन बीत गए, लेकिन हत्यारे का पता नहीं चला। फिर पुलिस ने पम्मी के मोहल्ले के कुछ लोगों से बात की। उन्हें पता चला कि पम्मी की पत्नी रजनी का जीजा बिट्टू अक्सर उनके घर आता था। पम्मी को शक था कि उसकी पत्नी और बिट्टू के बीच गलत संबंध हैं। इसी वजह से वह पत्नी से लड़ता रहता था। जब यह बात पुलिस को पता चली तो उन्हें मामला थोड़े समझ में आया। पता चला कि बिट्टू कुरुक्षेत्र के लाडवा कस्बे में रहता है। सीआईए प्रभारी दीपक कुमार अपनी टीम के साथ वहां गए और बिट्टू को पूछताछ के लिए पकड़ लाए। पूछताछ में पहले तो बिट्टू ने पम्मी की हत्या में अपना हाथ होने से इनकार किया, लेकिन पुलिस ने उसे समझदारी और मनोवैज्ञानिक तरीकों से सवाल किए तो वह धीरे धीरे फंसता गया। आखिर में उसने मान लिया कि पम्मी की हत्या उसने उसकी पत्नी रजनी के कहने पर अपने दोस्त राम बहादुर की मदद से की थी। फिर पुलिस टीम राम बहादुर और रजनी के पास गई और दोनों को पकड़कर थाने ले आई। जब तीनों से पम्मी की हत्या के बारे में विस्तार से पूछताछ की गई तो हत्या की चौंकाने वाली वजह सामने आई। असल में पम्मी और रजनी की शादी करीब 11 साल पहले हुई थी। रजनी दिखने में सुंदर और तेज नयन नक्श वाली थी। इतनी खूबसूरत बीवी पाकर पम्मी खुश था। पम्मी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए नौकरी करके ही अपने परिवार का खर्च चलाता था। शादी के बाद वह अपने माता पिता से अलग रहने लगा और धीरे धीरे 3 बच्चों का पिता भी बन गया। घर की हालत इतनी अच्छी नहीं थी कि पम्मी अपनी पत्नी को हर तरह की सुख सुविधा दे सके। वैसे वैसे जिंदगी चल रही थी। दोस्तों के संगत में रहकर पम्मी ने शराब पीनी भी शुरू कर दी। रजनी उसे शराब पीने से मना करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि पति की यह आदत उसके ख्वाबों और उम्मीदों को मार रही है। रजनी का एक जीजा था बिट्टू। वह मिलनसार और बातूनी था और अक्सर रजनी के घर आता जाता रहता था।
कुछ दिनों से उसने देखा कि रजनी बहुत उदास रहती है। उसने रजनी से बात की तो पता चला कि पम्मी ज्यादा शराब पीता है और इसी वजह से रजनी खुश नहीं रह पाती। बिट्टू ने रजनी की तकलीफ समझी और उसे सहानुभूति दिखाई। रजनी धीरे धीरे अपने जीजा के साथ फ्री होने लगी और उसे अपने जीजा की आंखों में अपने लिए प्यार दिखाई देने लगा। रजनी और बिट्टू धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ गए। एक दिन बिट्टू ने रजनी को अपने मन की बात बता दी और रजनी भी पहले से ही तैयार थी। उसके बाद दोनों अपनी हिम्मत और सोच छोड़कर मिलते रहे और मिलने की चाहत बढ़ने लगी। बिट्टू अब अक्सर रात को रजनी के घर रुकने लगा और उसे थोड़ी मदद भी करने लगा। बिट्टू के आते ही रजनी खुश हो जाती और उसका अच्छे से स्वागत करती। पम्मी और बिट्टू अक्सर साथ में शराब पीते थे। रजनी जो पम्मी को शराब के लिए टोका करती थी, वह इस समय चुप रहती। पम्मी जब ज्यादा नशे में होता, तब रजनी और बिट्टू अपनी मनचाही बातें करते। पम्मी को इसका कोई अंदाजा नहीं था। कभी कभी रजनी बहन से मिलने का बहाना बनाकर अपने जीजा के घर चली जाती। अंत में यह सच है कि ऐसे गलत रिश्ते छिपाए नहीं जा सकते। आखिरकार पम्मी को पता चल गया कि उसकी गैर मौजूदगी में उसका जीजा बिट्टू उसके घर आता है। पम्मी को शक होने लगा कि वह सिर्फ उसके ना होने पर ही क्यों आता है। जब पम्मी ने अपनी पत्नी से पूछा तो रजनी झूठ बोल गई और कहने लगी कि बिट्टू हमेशा उसके सामने ही आता है और किसी ने उसे गलत बताया है। रजनी ने यह बात बिट्टू को बताई और दोनों कुछ दिनों तक मिलने में संभल गए, लेकिन फिर वे फिर से मिलने लगे। बिट्टू दिन में चुपके से रजनी से मिलने आता और बिना किसी को पता चले चला जाता। पम्मी अपनी पत्नी और उसके जीजा की हरकतों पर नजर रख रहा था। उसे पक्का अंदाजा हो गया था कि उसका साढ़ू अभी भी उसके घर आता है। एक दिन पम्मी घर लौट रहा था तो रास्ते में बिट्टू को उसके घर की तरफ आते देखा। पम्मी को शक हो गया। घर पहुंचकर उसने पत्नी से पूछा तो रजनी साफ झूठ बोल गई और कहा कि बिट्टू यहां नहीं आया। पम्मी ने अकेले में बच्चों से पूछा तो बच्चों ने बता दिया कि मौसाजी आए थे। पत्नी की इस झूठी हरकत पर पम्मी और ज्यादा गुस्से में आ गया। अपनी गलती मानने की बजाय रजनी उससे बहस करने लगी। इसके बाद पम्मी ने उसे खूब पीटा। इसके बाद पम्मी अक्सर शराब पीकर रजनी को मारने लगा। अगर समय रहते अपनी गलतियों को सुधारा जाता तो बात इतनी बिगड़ती नहीं। रजनी चाहती तो हालात संभाल सकती थी, लेकिन उसके कदम पूरी तरह गलत दिशा में चल पड़े थे। उसने अपने जीजा को ही अपनी बाकी जिंदगी और खुशियों का रास्ता समझ लिया था। दोनों मोबाइल पर भी बातें करते रहते थे। जब भी रजनी अपने साथ होने वाली मारपीट बिट्टू को बताती, वह गुस्से में आ जाता। रजनी और बिट्टू अपने रिश्ते को लगातार बनाए रखना चाहते थे, लेकिन पम्मी उनके बीच सबसे बड़ी बाधा बन गया था। रजनी ने एक दिन बिट्टू से साफ कह दिया कि अगर वह उसे पाना चाहता है तो पम्मी के लिए कोई रास्ता निकालना ही होगा। बिट्टू पूरी तरह अपनी साली रजनी के रंग में रंग गया था। उसने रजनी से वादा कर लिया कि पम्मी को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगा। योजना के अनुसार एक दिन बिट्टू पम्मी से मिला और नाटक करते हुए अपनी गलती मान ली। उसने यह भी कहा कि अब वह कभी कोई गलती नहीं करेगा। पम्मी सीधे साधे आदमी थे और उसकी बातों में आ गए। 10 जून को बिट्टू ने पम्मी को शराब पीने के लिए बुलाया और पम्मी खुश होकर चला गया। इस बीच बिट्टू ने अपने दोस्त राम बहादुर को पम्मी की हत्या के लिए तैयार कर लिया। इसके लिए उन्होंने एक उस्तरा भी खरीदा। 10 जून की शाम पम्मी अपने घर से मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाने का बहाना बनाकर निकला और करनाल बस स्टैंड पहुंच गया। वहां बिट्टू और राम बहादुर उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। तीनों ने साथ बैठकर शराब पी और पम्मी को जानबूझकर ज्यादा पिला दी। रात हो चुकी थी, इसलिए वे उसे छोड़ने के बहाने साथ चल दिए। जब वे डिवाइडर रोड पर पहुंचे तो किसी बहाने से बिट्टू ने उसे रुकने को कहा। उस वक्त सड़क पूरी तरह सुनसान थी। जैसे ही पम्मी रुका, राम बहादुर ने उसे पकड़ लिया। इस बीच बिट्टू ने उसके चेहरे पर उस्तरे से वार कर दिए। पम्मी ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन शराब के नशे में वह ज्यादा ताकतवर नहीं था। पम्मी जैसे ही नीचे गिरा, उन्होंने उसके सिर पर वहीं पड़े भारी पत्थर से वार कर दिया। सिर फटते ही खून फैल गया और थोड़ी ही देर में पम्मी की मौत हो गई। हत्या के बाद बिट्टू और राम बहादुर ने इसे दुर्घटना जैसा दिखाने के लिए मोटरसाइकिल पम्मी के ऊपर गिरा दी और खून से सना पत्थर दूर फेंक दिया। इसके बाद दोनों वहां से भाग गए। रजनी पूरी सच्चाई जानती थी। अगले दिन जैसे ही उसे पति की हत्या की खबर मिली, उसने रोने और बेहोश होने का ड्रामा किया। तीनों आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने उनकी मदद से हत्या में इस्तेमाल होने वाला उस्तरा और पत्थर बरामद कर लिया। तीनों को अदालत में पेश किया गया और वहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अगर रजनी का कदम गलत दिशा में न बढ़ा होता
और बिट्टू ने साली के साथ यह रिश्ता न दिखाया होता तो शायद यह सब कभी नहीं होता। उनके गलत रिश्ते ने 2 परिवारों को तो बर्बाद किया ही, साथ ही बच्चों का भविष्य भी खतरे में डाल दिया। किसी भी शादीशुदा जिंदगी में बाहर का रिश्ता सिर्फ घर तोड़ता है, जोड़ता कभी नहीं। रजनी और बिट्टू का रिश्ता एक तरह की बीमारी की तरह था, जिसने 2 परिवार बर्बाद कर दिए। रजनी ने छोटी बात पर झूठ बोलना शुरू किया और वही झूठ आगे चलकर हत्या तक पहुंच गया। गलत काम जितना छुपाओगे उतना बड़ी मुसीबत बनेगा। पम्मी की शराब की आदत ने उसकी जिंदगी को और कमजोर बना दिया। जब इंसान अपने घर परिवार से ज्यादा नशे को महत्व दे तो रिश्ते धीरे धीरे टूटने लगते हैं। रजनी और बिट्टू ने बदले की आग में पूरा परिवार बर्बाद कर दिया। गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला कई जिंदगियां खत्म कर सकता है। रिश्ते में दिक्कतें हर घर में होती हैं, लेकिन समाधान बातचीत, समझदारी और समय से होता है, गलत रिश्तों से नहीं। रजनी और पम्मी के झगड़ों, झूठ और अपराध की सबसे ज्यादा मार उनके बच्चों पर पड़ी। गलती बड़ों की थी, पर दर्द बच्चों को मिला, चाहे वजह कोई भी हो। हत्या जैसे अपराध का कोई औचित्य नहीं। अंत में तीनों जेल में हैं और दोनों परिवार तबाह। हमारा उद्देश्य यह है कि लोग इन घटनाओं से सीखें और गलत रास्तों पर चलने से बचें। यह कहानी एक अहम चेतावनी है जो हमें बताती है कि जीवन में सही फैसले लेना कितना जरूरी है। हमें मिलकर एक बेहतर समाज बनाने की कोशिश करनी चाहिए, जहां प्यार और ईमानदारी की अहमियत हो। ऐसी सच्ची घटनाओं और उनसे मिले संदेशों के साथ मैं फिर लौट कर आऊंगा। तब तक के लिए सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और याद रखें कि हर कदम सोच समझकर उठाएं।